नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप न केवल खुद सुरक्षित होंगे बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम जो मिडेवल हिस्ट्री एक सीरीज़ चल रही है उसी के संदर्भ में ये वीडियो है हमारी। और हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने भारत पर अरबों के आक्रमण समझे, उसके बाद भारत पर जो तुर्कों के आक्रमण 2 चरण में हुए, चाहे वो महमूद गजनवी के काल में हुए हों या मोहम्मद गोरी के काल में हुए हों, तो वो दोनों आक्रमण समझे। और मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि भारत जो अरबों या तुर्कों के आक्रमण का प्रतिरोध इसलिए नहीं कर सका क्योंकि भारत में क्या था, कोई भी ऐसी एक एकल शक्ति मजबूत नहीं थी जो इन आक्रमणों को रोक सके, क्योंकि भारत में आपसी प्रतिस्पर्धा और अंतर विरोध इतना व्याप्त था कि लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो भारत में आज हम समझेंगे कि जब आक्रमण हुए, चाहे वो अरबों के रहे हों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उससे पहले भी जो हुए, या फिर हम बात कर लें जो तुर्कों के नेतृत्व में हुए जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तो भारत के जो राजपूत शासक थे वो इन आक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए, क्यों नहीं वो अरबों और तुर्कों को पराजित कर पाए। हम इस वीडियो में इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे और ये इतिहास का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है। बहुत ही इस पे वाद विवाद चलता है कि आखिर भारतीय शासकों की पराजय के कारण क्या थे। तो हम कई इतिहासकारों का जिक्र भी करेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ द राजपूत यानी राजपूतों की पराजय के कारण को हमने 2 भागों में बांट लिया है। पहले हम कुछ ऐसे कारणों की बात करेंगे जो आरोप तो लगते हैं, लेकिन वो कारण जब हम विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं तो उन कारणों की सिद्धि नहीं होती है। यानी जब हम उन कारणों की तह तक जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो कारण हैं जो इस वर्ग में आएंगे उनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है या अंतर विरोध पाया जाता है जो सही प्रतीत नहीं होते हैं। फिर अगर हम ये पढ़ लेंगे कि कौन से कारण सही नहीं है, तो फिर हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम ये भी गौर करें कि भारत में जो राजपूतों के पराजय के आखिर मुख्य कारण क्या थे उनको समझना। तो हमारा ये आज का मुद्दा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मोटे तौर पे कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कन्नौज पर संघर्ष करने के लिए पूर्व मध्यकाल में एक त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रायंगुलर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। वो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट या त्रिपक्षीय संघर्ष 3 वंशों के विरुद्ध होगा या 3 राजघरानाओं के बीच होगा, जिसमें कौन कौन होगा, गुर्जर प्रतिहार होंगे, जिसमें पाल होंगे और जिसमें राष्ट्रकूट होंगे। और ये तीनों कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए आपसी संघर्ष करेंगे, क्योंकि जो हर्षवर्धन एक शासक हुआ था उसके बाद कन्नौज का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। इसीलिए आप देखते हो कन्नौज को महोदय या महोदय श्री आदि नामों से जाना जाता है। और इन त्रिपक्षीय संघर्ष से भारत काफ़ी कमज़ोर हुआ, क्योंकि वो शासक जो तुर्कों के खिलाफ प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकते थे वे आपस में लड़कर ही इतने कमज़ोर हो गए कि वो प्रतिरोध प्रस्तुत करने की हालत में बचे ही नहीं। तो हमें ये पूरा मुद्दा समझना है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत में राजपूतों की पराजय या भारतीयों की पराजय के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जब हम उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो वो कारण हमें सही प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, हम एक एक विश्लेषण इनका करेंगे। सबसे पहले अगर राजपूतों की कारण के संदर्भ में कुछ मत देखें क्या आते हैं, तो ऐसे हम देखें कि हसन निज़ामी और मिन्हाजुस सिराज ये कहते हैं कि जो भारत में तुर्कों की विजय थी वो दैवी कृपा से आई थी, यानी ईश्वर की कृपा थी, इसलिए भारत में तुर्क जीत गए। इसी तरह एक व्यक्ति था फ़ख्मे मुद्दबीर या फ़खे मुद्दबीर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर भी था और भारत में प्रथम मुस्लिम विचारक भी माना जाता है। उसने कहा था कि भारत में जो तुर्कों की विजय हुई वो क्यों हुई थी, क्योंकि तुर्कों की जो रणनीति थी वो बेहतर थी भारतीय शासकों से। जैसे उनकी अश्वरोही सेना बड़ी अच्छी थी, साथ ही साथ भारत में सामंती व्यवस्था व्याप्त थी। सामंती व्यवस्था मतलब कि भारत में छोटे छोटे क्षेत्र एकदम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने लगे थे और केंद्रीय सत्ता के अधीन बहुत नियंत्रण में नहीं थे, यानी बहुत कम नियंत्रण में रह गए थे। और पहले जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो उन्हें कहा गया था कि अपनी आय का कुछ भाग आप भेजोगे या फिर, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने जो आय भेजनी रहती थी उन्हें केंद्र में, वो बहुत कम कर दी, जिससे केंद्र कमज़ोर होता चला गया। तो एक ये
लॉजिक या तर्क देते हैं कौन? फ़ख्मे मुद्दबिर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर थे। इसी तरह एक हमारे मशहूर इतिहासकार थे जदुनाथ सरकार जी, और जदुनाथ सरकार जी ने कहा कि भारत में जो राजपूतों की पराजय या तुर्कों की विजय का मामला है, ये इस्लाम की भी इसमें भूमिका है। और उन्होंने कहा कि चूँकि इस्लाम के आने से जो आप देखोगे जो अरब के लोग थे वो एक छतरी के नीचे आ गए, उनमें भाईचारे की भावना बढ़ गई, साथ ही साथ नशे के खिलाफ उनके मन में अलग भाव हो गया। तो इन सब चीज़ों के तहत वो कहते हैं कि भारत में जो तुर्कों की विजय हुई उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस्लाम ने भी निभाई। आगे हम अगर कुछ यूरोपीय इतिहासकारों की बात करें तो उसमें लेनपुल और स्मिथ का नाम प्रमुख आता है। इन दोनों ने कहा कि चूंकि जो तुर्क थे वो ठंडे प्रदेशों के निवासी थे, यानी जो तुर्क थे वो ठंडे प्रदेशों का भारत से ऊपर यानी पोल की तरफ जब आप जाएंगे तो उनका जो क्षेत्र पड़ता था अफगानिस्तान वाला, वहाँ के निवासी थे। इसलिए और साथ ही साथ लेनपुल और स्मिथ ने यह भी कहा कि एक तो ठंडे प्रदेश के निवासी थे, दूसरा वो क्या थे? नॉन वेज भी खाते थे यानी मांसाहारी भी थे, इसलिए उनकी भारत में विजय स्वाभाविक थी। तो ये सारे आरोप लगते हैं या ये सब कारण कुछ इतिहासकारों ने बताए हैं जिन्हें अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आती है कि भारत में रकाब का प्रयोग यानी लोहे की रकाब का प्रयोग तुर्कों ने किया, इसलिए वह भारत में जीत गए। तो सबसे पहले हमें इस तथ्य की जांच करनी है कि भारत में लोहे की रकाब का प्रयोग क्या तुर्कों ने किया था? रकाब क्या होता है? रकाब सेना की गतिशीलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप घोड़े पर चढ़ते हो तो एक लोहे का इस आकार का एक आपको चीज़ लटकती हुई दिखती है घोड़े पर, और आप इस पर पैर रख के चढ़ जाते हो, इसी को बोलते हैं रकाब। तो जब रकाब भारतवासी निवास नहीं करते थे तब क्या होता था कि सेना की गतिशीलता बाधित होती थी। कैसे? अगर घोड़े पर बैठना है तो आप दौड़ोगे और उछल के प्रयास करोगे बैठ जाओ, और कभी कभी उसमें ऐसा भी होता था कि आप दूसरी साइड गिर जाओ, तो उससे सेना इतनी मजबूत नहीं हुई। तो एक चीज़ ये कही गई कि जो विरोधाभासी कारण है या कॉन्ट्राडिक्शरी जो कॉजेज हैं उसमें, कि जो रकाब का प्रयोग हुआ वो भारत में तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय का कारण था, क्योंकि तुर्कों ने लोहे के रकाबों का प्रयोग किया जिससे उनकी सेना मजबूत हुई। लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत में इसी रकाब का प्रयोग 18वीं सेंचुरी में भी होता था, और ये फ़ख्मे मुद्दबिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वज़ीर था उसके तथ्यों से ये बात प्रमाणित भी होती है कि भारत में जो रकाब का प्रयोग हो रहा था वो पहले से होता था। उसके पश्चात अगर हम देखें, दूसरा एक बात कही जाती है कि जो तुर्कों के हथियार थे वो भारतीय शासकों से या राजपूतों से बेहतर थे। तो सतीश चंद्र सर, जिनकी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक भी आती है, उन्होंने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो अनुसंधान हुए हैं उनसे ये बात पता चली है कि जो हथियार थे वो तुर्कों के श्रेष्ठ नहीं थे बल्कि लगभग भारतीयों जैसे ही थे। तो एक ये तथ्य कि उनके हथियार हमसे बेहतर थे इसलिए हम जीत गए, वो भी गलत हो जाता है यहाँ पर। तीसरी बात, जियोग्राफिकल एंड डाइटरी, जो लेनपुल और स्मिथ महोदय ने कहा था कि चूंकि जो तुर्क थे वो ठंडे प्रदेश में निवास करते थे, यानी जियोग्राफिकली हम देखते हैं तो वो कोल्ड प्लेस से आते थे, और डाइटरी अगर आहार की दृष्टि से देखें तो वो मांसाहारी थे, इसलिए वो जीत गए। तो पहली बात, तो अगर आप ये भौगोलिक दृष्टि या जियोग्राफिकल विज़न से देखो तो आप क्या देखते हो कि ये जो मत है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि आप सिर्फ इसलिए बता रहे हो कि राजपूत पराजित हो गए क्योंकि वो विषुवत रेखा या इक्वेटर के पास रहते थे और ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो ये तो सरासर इसको स्वीकार करना पछता ही नहीं है, गलत है। अब दूसरा कारण इन्होंने दिया कि मांसाहारी, तुर्क मांसाहारी होते थे। तो मांसाहारी तो भारत में राजपूत भी थे, लगभग अधिकांश राजपूत आपको मांसाहारी मिलते थे। तो ये तथ्य भी सिरे से खारिज हो जाता है सारे तथ्यों की तरह कि ऐसा नहीं है कि जो राजपूतों की पराजय हुई, भौगोलिक कारण तो स्वीकार करना उचित है ही नहीं। और साथ ही साथ अगर हम आहार की बात करें तो आहार को कैसे हम स्वीकार कर लें? अगर कोई इतिहासकार ये कह रहा है, स्मिथ ये कह रहे हैं, लेनपुल ये कह रहे हैं कि तुर्क इसलिए जीत गए क्योंकि वो मांसाहारी थे, तो राजपूत भी अधिकांश मांसाहारी होते ही थे। नेक्स्ट बात आती है कि वॉर टेंडेंसी जो थी, जो योद्धा प्रवृत्ति थी तुर्कों में, वो बहुत ही तीव्र थी। यानी तुर्क जो होते थे
वो योद्धा प्रवृत्ति के होते थे, यानी बहुत अच्छे वॉरियर होते थे। तो इसका भी खंडन किया जाता है और इतिहासकार कहते हैं कि अगर तुर्क होते योद्धा प्रवृत्ति के थे, ठीक है, तो ऐसा क्यों था कि विदेशों में भारतीय सैनिकों की मांग बहुत अधिक थी। और बहुत ही अच्छा इन्होंने इस बात का खंडन करने के लिए तर्क दिया भारतीय इतिहासकारों ने कि अगर मान लेते हैं कि तुर्क योद्धा प्रवृत्ति के थे तो भारतीय जो सैनिक थे उनके विदेशों में मांग बहुत ज़्यादा क्यों थी। और एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जब दारा जो कि ईरान का शासक था और उसके समय पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उसने विशेष तौर पर सिकंदर के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति की थी। और इसी के साथ अगर हम तुर्कों को ही देखें तो हम देखते हैं कि महमूद गजनवी की सेना में बड़ी संख्या में कन्नड़ सैनिक थे, यानी कन्नड़ी जो भारत का दक्षिण भारत के सैनिक उसमें शामिल थे। इसी तरह हम आगे देखें तो महमूद गजनवी जो कि खुद तुर्क था, उसका जब उत्तराधिकारी मसूद आएगा तो हम देखते हैं कि मसूद की सेना में कहा जाता है कि लगभग आधी सेना हिंदुओं से सुसज्जित थी। तो अगर भारतीयों में वॉर टेंडेंसी नहीं थी तो दारा थर्ड ने क्यों भारतीयों की नियुक्ति की, फिर महमूद गजनवी ने क्यों नियुक्ति की, फिर मसूद ने क्यों नियुक्ति की। तो ये जो तर्क है इसका भी सिरे से खंडन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रोल ऑफ इस्लाम। कहा जाता है कि जो तुर्क उतरते थे जब युद्ध भूमि में तो वो इस्लाम और कुरान का नाम लेकर उतरते थे, जिससे क्या होता था उनमें एक अलग ऊर्जा आ जाती थी। तो इतिहासकार इस मत का भी सिरे से खंडन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुर्क इस्लाम और कुरान की शपथ लेकर या उसके नाम पर युद्ध में ऊर्जा ग्रहण करते थे तो अगर हम राजपूतों पर नज़र डालें तो वो भी काली और भैरव के नाम पर भैरव की शपथ लेकर युद्ध भूमि में उतरते थे। और साथ ही साथ जब वो युद्ध भूमि में उतरते थे तो राजपूत युद्ध को क्रीड़ा समझते थे, खेल समझते थे। तो इस तर्क को भी सिरे से काट दिया जाता है या इस तर्क का भी सिरे से खंडन कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आए 6 पे कि कहा जाता है कि भारत की पराजय का एक बड़ा कारण उसकी जाति व्यवस्था था। तो इसको जरा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर जाति व्यवस्था की बात या कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो थी ये इंडिया में भी थी, यानी राजपूतों में भी थी, भारतीयों में भी थी और साथ ही साथ तुर्कों में भी मौजूद थी। तो अगर ये कहना कि भारत जाति व्यवस्था में विभाजित था और तुर्क साम्राज्य या तुर्क क्षेत्र के लोग कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे तो ये सरासर गलत है। इसको हम और दूसरी बात अभी समझेंगे उसको एग्जाम्पल के माध्यम से कि भारत में कभी भी जाति के आधार पर सेना में शामिल होने से किसी को निवारित नहीं किया गया, यानी किसी को इसलिए निवारित नहीं किया गया कि वो शूद्र है इसलिए वो सेना में या आर्मी में शामिल नहीं होगा। और हम प्राचीन काल में इसका एंशिएंट टाइम में हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि चाणक्य ने खुद ही अपनी सेना में या चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें शूद्रों की नियुक्ति की या शूद्रों की सेना में भर्ती के मार्ग हमेशा खुले रखे हैं। तो भारत में जाति व्यवस्था का सेना पर कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही साथ अगर हम बलबन की बात करें, बलबर जो कि स्वयं को एक इलबारी तुर्क मानता था, हालांकि मिन्हाज ने इस बात का खंडन किया है कि बलबन इलबारी तुर्क नहीं था और वो निम्न कुल का था। तो बलबन कहता था कि मैं जब किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे नथुने फड़फड़ाने लगते हैं और मेरा हाथ स्वयं अपनी तलवार पर चला जाता है। तो यहाँ पर जब वो ऊंच नीच की बात कर रहा है तो जाति व्यवस्था हम सिर्फ ये कैसे कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम या सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो भारत में व्याप्त था, वो वहाँ भी व्याप्त था, तुर्कों में भी व्याप्त था। और अगर ऐसा ना होता तो बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का क्यों बोलता, और अफरासियाब वंश का स्वयं को महमूद गजनवी ने भी बोला था ताकि वो उच्च कुल का माना जाए। तो ये बात आती है। तो हम समझते हैं कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर सुन लीजिए, एक बात तो तय है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम थी, यद्यपि दोनों जगह कास्ट सिस्टम मौजूद थी, चाहे वो तुर्क हो या भारत हो, लेकिन भारत में जो कास्ट सिस्टम थी वो रिजिड ज़्यादा थी, वो रूढ़ ज़्यादा थी। यानी भारत में जो भेदभाव था वो बहुत अधिक था, कास्ट सिस्टम का भेदभाव। और इसका हम आगे प्रभाव देखेंगे क्या पड़ता है अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हमने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुछ ऐसे कारण दिए गए, चाहे वो रकाब का प्रयोग हो, चाहे वो अच्छे आधुनिक हथियारों का प्रयोग रहा हो, उच्च कोटि के हथियार, चाहे वो जियोग्राफिकल एंड डाइटरी
कॉज रहा हो, या भौगोलिक या आहार संबंधी कारण, या उनकी वॉरियर टेंडेंसी या योद्धा प्रवृत्ति रही हो, या इस्लाम की भूमिका रही हो, या कास्ट सिस्टम। तो हमने इनका खंडन किया, लेकिन कास्ट सिस्टम में जाकर हम इस पर थोड़ा सा सहमत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुर्कों में सामाजिक जो विभाजन था या जो जाति व्यवस्था थी या भेदभाव था वो उतना रिजिड नहीं था, उतना रूढ़ नहीं था जितना भारत में था। तो ये हमने देख लिया विरोधाभासी कारण या कॉन्ट्राडिक्टरी कॉजेस। अब चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमने उन कुछ कारणों का खंडन किया जो दिए जाते हैं, तो अब मेन बात आती है कि व्यवस्था सिर्फ इस बात से नहीं बनती है कि आप उन कुछ तर्कों को खारिज कर दो जो दिए जा रहे हैं। व्यवस्था स्थापित करने का एक पैमाना ये भी है कि आप खुद ऐसे कुछ तर्क स्थापित करो या खुद कुछ ऐसे कारण बताओ जिससे कोई घटना घटित होती हो, और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम देख लेते हैं कि भारत में आखिर राजपूतों की पराजय के या भारतीय शासकों की पराजय के वास्तविक कारण क्या रहे थे। पहली बात, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी जो तुर्कों की भारत में विजय रही थी वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम थी, लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी। इसका हबीबुल्लाह महोदय कहते भी हैं कि भारत में जो तुर्कों का विस्तार रहा या भारत की विजय रही वो कोई अल्पकालिक या आकस्मिक घटना नहीं थी। तो इसको आप किसी चमत्कार के संदर्भ में मत समझिए कि चमत्कार हो गया, भारत में तुर्क जीत गए। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। 1175 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी ने 1175 से लेकर 1206 में खोखरों के खिलाफ अंतिम अभियान किया था। तो हम देखते हैं मोटे तौर पर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। तो पहली बात तो मुख्य कारण ये समझ लेना जरूरी है कि ये कोई चमत्कार नहीं था और ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था, मोहम्मद गोरी की भारत विजय, या हम कहें तुर्कों की भारत विजय। दूसरी बात एक आता है डिफेंसिव अप्रोच। कहा जाता है कि आखिर जो भारतीय थे वो तुर्कों के खिलाफ इतने रक्षात्मक क्यों हो जाते थे, डिफेंसिव क्यों हो जाते थे। तो सतीश चंद्र महोदय, सतीश चंद्र सर ने इस बात की बड़ी अच्छी पुष्टि की है, और उन्होंने कहा कि आप देखो कि महमूद गजनवी के आक्रमणों पर उन्होंने जोर दिया, और उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया और काबुल को और पंजाब को जीत लिया, और काबुल और पंजाब को जब उसने जीत लिया तो भारत की जो अग्रिम सुरक्षा पंक्ति थी, कि मान लेते हैं अगर हम काबुल और पंजाब की बात कर लेते हैं, तो ये अगर पाकिस्तान हो गया तो यहाँ पर कहीं काबुल था और यहाँ ये पंजाब वाला रीजन। तो महमूद गजनवी ने अगर काबुल और पंजाब को जीत लिया तो सतीश चंद्र सर ने कहा कि इसका मतलब है कि भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति टूट गई, और जब अग्रिम सुरक्षा पंक्ति टूट गई तो भारत डिफेंसिव हो ही गया, क्योंकि तुर्कों को भारत पर हमला करने के लिए एक बेस मिल गया। पहले तुर्क दूर से आते थे, हमला करते थे, अभी क्या हुआ काबुल और पंजाब के बाद कि अब उनको भारत में क्या हो गया, एक बेस मिल गया और भारत डिफेंसिव चला गया, क्योंकि उनकी जो सबसे आगे सुरक्षा पंक्ति थी वो टूट ही गई थी, काबुल और पंजाब भारत से छिड़ गया था। तो ये एक बड़ा कारण था भारतीय शासकों की पराजय का या राजपूतों की पराजय का। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल स्टेटस। पीछे हमने बताया कि कभी भी भारत में निम्न कुल, जिन्हें तथाकथित निम्न कुल कहते हैं या शूद्र कहते हैं, उनकी सेना में नियुक्ति पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन हमने ये भी पीछे पढ़ा कि भारत में जो सामाजिक स्थिति थी वो तुर्कों की तुलना में और अधिक गंभीर थी या बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी अपने अपने ऐसे शासक जो छोटे छोटे क्षेत्र पर जिन्होंने नियंत्रण कर रखा था वो अपनी ही क्या समझते थे, अपने ही क्षेत्र को देश समझने लगते थे, और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए या अपनी शक्ति को मेंटेन करने के लिए दूसरे राजाओं को या शासकों को पराजित करना जरूरी था, और वो चाहे अब स्वयं पराजित करें या किसी विदेशी शक्ति का सहारा लेकर उनको पराजित करें। तो ये जो सामाजिक स्थिति थी जिसमें क्या हो गया था कि अपने समाज को सबसे ज़्यादा उच्च समझना, ये भी एक पराजय का कारण मानना पड़ेगा। हम इसका कितना भी खंडन करें लेकिन बनता है ये एक कारण। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो बात आती है स्ट्रेटेजिक फ्रंट की, कॉमन स्ट्रेटेजिक फ्रंट या साझा रणनीतिक मोर्चा। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण करके काबुल और पंजाब को छीन लिया तो उसके पश्चात कभी भी राजपूत एकजुट होकर
उन काबुल और पंजाब की स्वतंत्रता के लिए काम नहीं कर सके। मतलब राजपूत एक होकर काबुल और पंजाब को स्वतंत्र कराने का कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, जिसके कारण क्या थे, सभी शासकों के व्यक्तिगत हित मौजूद थे, अपने क्षेत्र को एक देश समझने वाली जो भावना थी वो मौजूद थी। और अगर कोई स्ट्रेटेजिक फ्रंट डेवलप करके किसी तरह से काबुल और पंजाब को छुड़ा लेते, स्वतंत्र करा लेते तुर्कों से, तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती। उसके बाद जो पांचवा एक प्रमुख कारण है वो है फ्यूडल सिस्टम, जिसे हम सामंती व्यवस्था भी कहते हैं। सामंती व्यवस्था क्या होती है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे इक्ता सिस्टम कि जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको एक क्षेत्र विशेष का प्रमुख बनाकर भेज दिया जाता था, इक्तेदार बनाकर भेज दिया जाता था, और वो क्या करते थे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं स्थापित करते थे, और वहाँ पर जो भी इनकम होती थी उससे अपनी सैलरी निकालते थे, और जो सेना रखते थे उसकी सैलरी निकालते थे, और बाकी पैसा सेंट्रल भेज देते थे, केंद्र में भेज देते थे, जिसे हम फवाजिल कहते थे। वैसे ही सामंती व्यवस्था थी। अच्छा वो क्या था, वो वंशानुगत नहीं था। इक्ता व्यवस्था थी, वो वंशानुगत नहीं थी, यानी जो योग्य होता था उसको इक्ता मिलती थी। जो सैन्य कमांडर बनता था, जो सेना में जाता था या सैन्य अधिकारी बनता था, उसको इक्ता मिलती थी। लेकिन भारत में जो राजपूतों के बीच, और वो व्यवस्था तुर्कों में व्याप्त थी, उसकी शुरुआत भारत आप देखो तो तुर्कों के माध्यम से भारत में हुई थी। लेकिन अगर हम सामंती व्यवस्था की बात करें या फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो भारत में ये व्यवस्था मौजूद थी। लगभग वैसा ही मामला था कि क्षेत्र जो थे वो सामंतों को दे दिए गए थे। सामंत जो कि क्या होते थे, अधिकारी होते थे, उनको वितरित कर दिए गए। और ये सामंतवादी जो व्यवस्था थी आगे चलकर आप देखोगे वंशानुगत हो जाएगी कि जन्म के आधार पर अगर पिता सामंत था जो योग्य था, उसका बेटा जो अयोग्य होगा वो भी अपने क्षेत्र का सामंत रहेगा, मतलब वंशानुगत व्यवस्था हो गई। इससे व्यवस्था क्या हुई कि धीरे धीरे ये सामंत स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगे, यानी केंद्र में एक शक्ति रहेगी, ये केंद्र में एक बड़ी पावर है, लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्रों के स्वामी या सामंत थे, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, वो एक स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव करने लगे, व्यवहार करने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो इन क्षेत्रों की आय सेंट्रल को प्राप्त होती थी, वो बहुत कम हो गई या बिल्कुल ना के बराबर मिलने लगी। और जैसे ही सेंट्रल को आय कम हुई तो सेंट्रल एक शक्तिशाली सैन्य संगठन या सेना का गठन नहीं कर पाएगा, और जब शक्तिशाली सैन्य संगठन का गठन नहीं कर पाएगा तो तुर्कों की जो इक्ता व्यवस्था पर आधारित एकीकृत सेना थी उसका सामना करने में भारतीय शासक अक्षम होंगे और पराजित होंगे। तो ये एक बड़ा कारण था फ्यूडल सिस्टम वाला, क्योंकि सामंत जो थे वो खुद ही स्वयं एक क्षेत्र के मालिक बन गए थे और स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे थे। जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में जो केंद्रीकृत सत्ता होती थी वो कमज़ोर होने लगी और जो तुर्कों की विजय में सहायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। उसके बाद आती है एक बात कि हम देखेंगे कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन या रणनीतिक दृष्टि की कमी। एक मिनट, यहां पर हाँ, ये हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन या रणनीतिक दृष्टि की कमी। जो भारतीय शासकों की जो रणनीतिक दृष्टि थी, यानी रणनीति बनाने वाली दृष्टि थी, वो भी कमज़ोर थी। क्यों? इसके कई हमें कारण पता चलते हैं। जैसे भारतीय शासकों में जब भी आप देखते हो, पहली बात तो जो तुर्कों की घुड़सवार सेना थी उस पे तुर्क बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और आपको पता है कि अरबी घोड़े पूरी दुनिया में अपनी गतिशीलता के लिए जाने जाते थे, और जो तुर्क थे वो घुड़सवार सेना पर ज़्यादा फोकस करते थे। इसकी अपेक्षा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पैदल सेना पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। इसलिए जो रणनीति थी उसमें एक समस्या थी कि घुड़सवार अगर सैनिक आएंगे तो अगर घोड़े से बैठकर कोई युद्ध करेगा तो ज़्यादा सैनिकों को मार देगा, या गति के साथ निकलेगा, तलवार से लोगों को काटता हुआ चला जाएगा। लेकिन भारत में एक और कमी थी भारतीय शासकों में। तुर्क जब भारत में आए तो उन्होंने एक नया सिस्टम वो लेकर आए थे, कौतुली सेना। अब ये कौतुली सेना क्या होती है, यानी
तुली आर्मी या इसी को बोलते हैं कौतुली सेना। अब ये कौतुली सेना क्या होती थी? कौतुली सेना की अगर हम बात करें तो कौतुली सेना का मतलब होता था कि तुर्क जब भारतीय शासकों से युद्ध करते थे तो अपनी सेना आगे करते थे और भारतीय शासक, इधर मान लीजिए आप इंडियन रूलर्स हैं और उस साइड टर्क्स हैं, तो भारतीय शासक जो थे वो एक साथ अपनी सारी सेना युद्ध में झोंक देते थे। जबकि तुर्क क्या करते थे कि पूरी सेना एक साथ नहीं झोंकते थे, बल्कि कुछ सेना कौतुली सेना के रूप में बचा कर रखते थे, और जैसे ही युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचता था, इस जो ऊर्जावान या एकदम नई खड़ी होती है ताजी सेना पीछे बचती थी, जिसे कौतुली सेना भेजते हैं, इसको एकदम से उतार देते थे। और जब ये ऊर्जावान सैनिक मैदान में कूदते थे तो पूरे युद्ध का रुख बदल देते थे, और भारतीय शासक उनकी इस रणनीति को समझने में या कौतुली सेना के महत्व को समझने में सक्षम नहीं हुए। और इसका उदाहरण हम एक मध्यकालीन इतिहास में भी देखेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में होता है और कड़ा का सूबेदार होगा, इक्तेदार होगा, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि वो देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है और अभी महाराष्ट्र में है, लेकिन तब देवगिरी में शासक होता था रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी का अभियान करेगा तो वो भी वहाँ पर देवगिरी के शासक को पराजित करने के लिए उसकी इस पूरी योजना में कौतुली सेना का बहुत बड़ा योगदान था। तीसरी चीज़, जो राजपूतों की जो रणनीतिक कमी या भारतीय शासकों की स्ट्रेटेजिक विजन, जो लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन था, उसमें एक चीज़ और थी कि भारतीय शासक धर्म युद्ध करते थे। धर्म युद्ध का मतलब कि किसी ने कोई पराजित हुआ उसको जाने दिया। कहा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी पराजित हुआ तो माफ़ी मांग के निकल गया। इसी तरह अगर हम देखें कि भारतीय शासकों से अगर कोई माफ़ी मांगता था, जाने देते थे। इसके अलावा भारतीय शासक कभी भी भागती हुई सेना पर पीछे हमला नहीं करते थे कि सामने वाले ने अगर अस्त्र रख दिया है तो हम निशस्त्र पर हमला नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजिक उनकी पॉलिसीज़ थी, ये उनकी पराजय में एक बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई, और भारत के इतिहास में भी बड़ी भूमिका निभाई इस रणनीतिक दृष्टि की कमी ने। और जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वॉर पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका युद्ध संबंधी दृष्टिकोण था किसका? भारतीय शासकों का और तुर्कों का। उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और कैसे अंतर था, चलिए समझते हैं अभी। अगर हम भारतीय जो युद्ध संबंधी दृष्टिकोण था और जो टर्क वॉर पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें अंतर समझने का प्रयास करें तो चलिए समझते हैं। भारतीय शासक जो भी होते थे, या जो इधर अगर हम इंडियन रूलर्स को देख लें, इधर टर्क रूलर को देख लें, तो भारतीय शासक अगर युद्ध में पराजित हो जाते थे तो इसको अपनी व्यक्तिगत तौहीन समझते थे या अपना व्यक्तिगत अपमान समझते थे, और क्या कर लेते थे? आत्मदाह कर लेते थे या सुसाइड कर लेते थे। इसके एग्जाम्पल भी हमें दिखते हैं। जब 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ब्राह्मण शाही वंश पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक था जयपाल, और जयपाल जब महमूद गजनवी से पराजित हो गया तो क्या हुआ? जयपाल महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद उसने क्या किया था? उसने सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी जब इंद्रप्रस्थ में सेना रखकर चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक से वो कह कर गया था कि भारतीय जो राज्य है उसका ध्यान रखना। और चौहान, जो अजमेर के चौहान थे, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज गद्दी पर बैठा था, वहाँ पर एक हरिराज नामक एक व्यक्ति ने चौहानों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो गया तो हरिराज ने आत्मदाह कर लिया। तो बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं, चाहे वो जयपाल रहे हों या हरिराज रहे हों, इन्होंने हार से कुछ सीखने के बजाय क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। और अगर शायद ये आत्मदाह ना करते और दोबारा फिर कुछ सीख कर या तुर्क से जो पराजय के कारण थे उसका विश्लेषण करके फिर से तुर्कों से युद्ध करते तो शायद एक चांस बनता था कि ये पराजित कर सकते थे। दूसरा, अगर हम देखें, जो तुर्क शासक थे उनमें क्या था कि अगर वो पराजित हो जाते थे तो उस हार का व्यापक तौर पर एनालिसिस करते थे, विश्लेषण करते थे, और उस विश्लेषण से जो उनको कमियां पता चलती थी उसे सुधारने का प्रयास करते थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम गोरी या मोहम्मद गोरी।
इनका नाम बहुत बड़ा है। तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि 1178 ईस्वी में जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है तो भीम सेकंड से पराजित हो जाएगा, भीम 2 से पराजित होगा। इसी तरह 1191 में जब वो तराइन में आता है तो पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा से पराजित होगा। लेकिन आप देखो कि उस सारे युद्धों से कुछ सीखता था। 1191 में तराइन में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन में ही क्या किया, तराई में ही उसने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। तो ये हमने समझा कि एक बड़ा कारण था कि वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे हमें भी सीख मिलती है कि पराजय के बाद अपनी व्यक्तिगत हानि पराजय को नहीं स्वीकार करने चाहिए, बल्कि एक संघर्ष की रणनीति अपनानी चाहिए। ये जीवन में भी सिखाता है कि हो सकता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना रहें, लेकिन आपको लगातार संघर्ष करना चाहिए। अपनी हर कमी से, हर पराजय से कुछ सीखने का प्रयास करके उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना चाहिए। तो ये हमने आज समझ लिया मेडिवल हिस्ट्री के संदर्भ में जो हम पढ़ रहे थे कि भारत में जो राजपूत शासक थे या जो भारतीय शासक थे उनकी पराजय के कारण क्या थे। पहले तो हमने उन कारणों का खंडन किया जो कैसे थे, अंतर्विरोधी थे, और दोबारा हमने उन कारणों को समझा जो वास्तविक तौर पर पराजय के लिए उत्तरदायी थे। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। पहले की वीडियो भी पढ़ी हैं जिसमें आपको मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अरब, वो अगर आप तीनों पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार। अपनी भी रक्षा करिए और अपने परिवार की भी रक्षा करिए और समाज को, राज्य को और देश को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करिए। नमस्कार, धन्यवाद।